कुकू टीवी। एक कस्बे में शेखर नाम का 22 साल का युवक रहा करता था। शेखर पढ़ाई लिखाई में बेहद ज्यादा होशियार था, लेकिन शेखर के अम्मी अब्बू बेहद गरीब थे। शेखर का जब कॉलेज जाने का नंबर आया तो उसके अब्बू कमल प्रसाद ने अपने बेटे शेखर से कहा, बेटा, हमसे जहाँ तक हो सका हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसके आगे हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। लेकिन क्यों पापा? आप तो जानते हैं कि मेरा कॉलेज जाने का सपना है। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। शेखर की बात सुनकर शेखर की अम्मी अनीता ममता भरी नजरों से शेखर की ओर देखकर बोली, हर माँ बाप यही चाहते हैं बेटा कि उनका बेटा बड़ा होकर अच्छे कॉलेज में जाए और वो अपने माँ बाप का खूब नाम रोशन करे। लेकिन तुम तो जानते हो कि इन्होंने तुम्हें मजदूरी करके यहाँ तक तालीम दिलवाई है। कॉलेज की फीस का बोझ अब ये नहीं उठा सकते। कोई बात नहीं मम्मी, मैं पापा का दर्द समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि पापा ने एक एक रुपया जमा कर कर मुझे इंटर कराया है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने इतनी तालीम हासिल कर ली है कि अब मैं बच्चों को तालीम देकर अपने कॉलेज की फीस निकाल सकता हूँ। पूरे गांव में सिर्फ तुम ही ने इंटर किया है बेटा, वरना तुम तो जानते ही हो कि हमारे गांव का मुखिया किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाने की सलाह नहीं देता। इस कस्बे में जिस भी माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचा तो मुखिया ने हमेशा उनके कान भर दिए। तुम्हारी मम्मी सही कह रही है बेटा। अरे लोग तो तालीम के फायदे बताते हैं, लेकिन हमारे गांव का मुखिया तो तालीम के नुकसान बताने लग जाता है। बोलता है कि पढ़ने लिखने के बाद लोग बेकार हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। मेहनत करने से फिर वो दिल चुराने लगते हैं और मजदूरी करने में उन्हें शर्म आने लगती है। बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पापा के काम में हाथ बटाओ। अब तुम्हारे पापा बूढ़े हो चुके हैं। आपको क्या लगता है मम्मी कि मैं नहीं चाहता कि पापा अब आराम से बैठे? लेकिन आप ही बताइए, आप क्या चाहती हैं? क्या मैं भी पापा की तरह मजदूरी करूं? नहीं मम्मी, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। इतना कहकर शेखर वहाँ से चला जाता है। कमला प्रसाद अपनी बीवी की ओर देखते हुए बोले, कोई बात नहीं, वो कुछ अलग और नया करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? मेरा मन कहता है कि मेरा बेटा कुछ न कुछ बड़ा करेगा। अगले दिन शेखर अपना बैग पैक करके शहर जाने की तैयारी करने लगा। कहाँ जा रहे हो शेखर? मैं शहर जा रहा हूँ मम्मी। शहर में मेरा दोस्त नितिन रहता है। मैं उसके साथ उसके कमरे में रह लूंगा और वहाँ मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चे भी मिल जाएंगे। आप दोनों चिंता मत कीजिए, और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं हर महीने आप लोगों को पैसा भेजता रहूंगा। इतना कहकर शेखर अपने घर से निकल गया। शेखर बस स्टैंड पर पहुंचा ही था कि तभी वहां पर गांव का मुखिया टहलते हुए आ गया। शेखर को देखकर मुखिया मजाक उड़ाने वाले अंदाज में शेखर से बोला, क्या हाल है शेखर? कहाँ जाने की तैयारी है? मैं शहर जा रहा हूँ मुखिया जी। हाँ, मैंने सुना है कि तुम शहर जाकर कॉलेज में तालीम हासिल करना चाहते हो। तुम नई पीढ़ी की बच्चों में शर्म नाम की कोई चीज तो बची नहीं है। बाप मजदूरी करते करते बूढ़ा हो गया है, उसका हाथ बटाने की बजाय शहर में मौज मस्ती करने जा रहे हो। अपने हाथ में रहिए मुखिया जी। आप क्या चाहते हैं? मैं भी पापा की तरह अपनी जिंदगी मजदूरी करते करते निकाल दूं? मैं अपने आने वाली पीढ़ी को इस मुसीबत का सामना नहीं करने दूंगा। इतना कहकर शेखर बस में चढ़ गया और कुछ ही घंटों में वो शहर पहुंच गया। शहर में वो अपने दोस्त नितिन के पास पहुंचा ही था कि नितिन उसे अचानक देखकर चौंक गया। क्या बात है शेखर, तुम अचानक यहाँ कैसे? शेखर ने सारा मसला नितिन को कह सुनाया। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रूम पार्टनर 2 दिन बाद यहाँ आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाया करूँगा। वैसे भी तुम और तुम्हारा रूम पार्टनर तो कॉलेज में चले जाते हैं। मैं सुबह शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करूँगा और तुम्हारे साथ कॉलेज चला जाया करूँगा। मुझे माफ करना शेखर, ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन सच ये है कि 3 लोग एक रूम में एडजस्ट नहीं कर सकते। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और वैसे भी तुम्हें अपने माँ बाप को गांव में अकेला छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। जाओ, जाकर उनके साथ मजदूरी करो। शेखर मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया और फुटपाथ पर बैठकर सोचने लगा।
अगर गांव वापस चला गया तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। शेखर काफी देर तक गहरी सोच में गुम रहा। कुछ वक्त बाद एक बूढ़ा आदमी शेखर के पास आकर बोला, मैं काफी देर से देख रहा हूँ तुम फुटपाथ पर अकेले बैठे हुए हो। कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। शेखर ने जब उस बूढ़े को देखा तो उसे उनमें अपने अब्बू की झलक नजर आई। शेखर ने सारा मसला उस बूढ़े आदमी को कह सुनाया कि किस तरह उसके दोस्त नितिन ने उसकी बेइज्जती करके कमरे से निकाल दिया। तुम ये क्यों सोचते हो तुम पढ़ लिख कर ही बड़े आदमी बन सकते हो? आजकल जमाना बहुत बदल गया है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। ये सच है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा सच ये है कि इस देश में जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हुए हैं, उन सब ने बहुत कम पढ़ाई लिखाई की थी। मेरी एक पिज्जा की दुकान है। तुम चाहो तो मेरी दुकान में काम कर सकते हो और रात में मेरी दुकान पर रुक भी सकते हो। इस तरह तुम्हें अपने गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा। शेखर को उस बूढ़े आदमी की बात बेहद पसंद आई। उस दिन के बाद से शेखर उस बूढ़े आदमी के दुकान में डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। वो दिन भर मेहनत करके पिज्जा की डिलीवरी करता और रात के समय बूढ़ा आदमी जब दुकान बंद करके चला जाता तब शेखर उसके दुकान में ही बैठकर रात भर पढ़ाई करता। धीरे धीरे शेखर की समझ में आने लगा कि पढ़ाई और व्यापार दोनों अलग अलग बातें हैं। एक दिन शेखर ने उस बूढ़े आदमी से बोला, मैं पिज्जा बनाना सीखना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, जरूर। आज से तुम ही किचन में काम करोगे। शेखर कुछ ही दिनों में बेहद बढ़िया पिज्जा बनाना सीख गया। उसके हाथ के बने हुए पिज्जाज लोगों को बेहद पसंद आने लगे। शेखर अब कुछ पैसे बचाकर अपने अम्मी अब्बू को मनी ऑर्डर किया करता था। अचानक उस बूढ़े आदमी का इंतकाल हो गया। उस आदमी के इंतकाल के बाद उस बूढ़े आदमी का बेटा शेखर से बोला, मैं तुम्हें शुरू से पसंद नहीं करता था। पापा को पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा क्या नजर आया कि उन्होंने पूरी दुकान तुम्हें सौंप दी। तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा मत कीजिए। आप अगर मुझे दुकान से निकालेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? अरे कहीं भी जाओ, मुझे उससे क्या। और वैसे भी तुम्हें पिज्जा बनाना आता ही है। जाओ जाकर कहीं और पिज्जा बनाओ। आइंदा मेरी दुकान के इर्द गिर्द भटक भी मत जाना। चलो निकलो यहाँ से। शेखर चुपचाप अपना सामान लेकर उसकी दुकान से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वो फिर से उसी फुटपाथ पर गया जहाँ पर उसकी पहली मुलाकात उस बूढ़े आदमी से हुई थी। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे हाथ का पिज्जा शहर के लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी कई लोग मुझसे कह चुके हैं मुझे खुद की अपनी दुकान खोलनी चाहिए। क्यों ना मैं उन सबसे मदद मांगू। अब से मैं अपना कारोबार खुद से शुरू करूंगा। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। इतना कहकर हर उस जगह पर जाने लगा जहां वो पिज्जा डिलीवरी किया करता था। शेखर के स्वभाव को देखते हुए सभी लोगों ने उसकी बेहद मदद की और कुछ ही दिनों में शेखर ने शहर में एक अपनी छोटी सी दुकान किराए पर लेकर उसमें पिज्जा बनाने लगा। मगर शेखर की दुकान नहीं चली क्योंकि शहर में ब्रांडेड पिज्जा खाने वालों की संख्या बेहद ज्यादा थी। शेखर इसी परेशानी में रात के समय एक बेहद पुरानी बेकरी के पास बैठा हुआ था कि तभी एक आदमी की आवाज उसके कानों में टकराई। कौन हो तुम? मेरा नाम शेखर है। आप कौन हैं? मेरा नाम मोहन लाल है। वो बेकरी देख रहे हो? मैं तो काफी समय से देख रहा हूँ। वो बेकरी तो बंद पड़ी हुई है। मेरी बेकरी रात में ही चालू होती है। मेरी बेकरी में वड़ा पाव बहुत ही अच्छा बनता है। वैसे तुम क्या करते हो? अब मैं आपको क्या बताऊं बाबा, मैं पिज्जा बनाता हूँ। कुछ समय पहले मैंने कर्ज लेकर किराए पे दुकान ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा पिज्जा लोग खरीद ही नहीं रहे। क्योंकि तुम्हें कुछ नया आइटम बनाना चाहिए बेटा। तुम वड़ा पाव पिज्जा ट्राई क्यों नहीं करते? वड़ा पाव पिज्जा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत पसंद आया बेटा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मुझे वड़ा पाव बनाने की बहुत सारे नए तरीके आते हैं। कुछ समय पहले मैंने वड़ा पाव पिज्जा बनाने का तरीका एक विदेशी से सीखा था। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो तरीका बता सकता हूँ।
लेकिन एक ही शर्त है। कैसी शर्त बाबा? मेरा वड़ा पाव पिज्जा बनाने का तरीका है, उसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरी ही बेकरी से वड़ा पाव खरीदने होंगे। लेकिन मेरे पास आपके वड़ा पाव खरीदने के पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हें मैं उधार देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है बाबा कि वड़ा पाव पिज्जा बिकेगा ही बिकेगा? जरूर बिकेगा बेटा, और देखते ही देखते तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। इतना कहकर मोहनलाल शेखर को बेकरी के अंदर ले गया। शेखर ने देखा कि बेकरी अंदर से बेहद बड़ी बनी हुई थी, लेकिन वहाँ पर एक भी मजदूर काम नहीं कर रहा था। सिर्फ मशीन ही काम कर रही थी, जो कि ऑटोमेटिक तरीके से वड़ा पाव बनाकर तैयार कर रही थी। बाबा, यहाँ पे तो कोई मजदूर नहीं है, और इतनी बड़ी मशीन की आवाज तो बाहर लग ही नहीं रही। ये ऑटोमेटिक मशीन है बेटा, कुछ समय के बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मोहनलाल शेखर को बेकरी के अंदर वड़ा पाव बनाने की विधि समझाने लगा। कुछ ही वक्त में शेखर की समझ में सब कुछ आ गया। शेखर बेहद सारे वड़ा पाव लेकर अपनी दुकान गया और सुबह तक उसने सारा वड़ा पाव पिज्जा बनाकर तैयार कर दिया, जिसकी सुगंध दूर दूर तक जा रही थी। एक बाइक सवार आदमी जो कि वहाँ से गुजर रहा था, अचानक शेखर के दुकान के सामने बाइक रोककर खड़ा हो गया। यहाँ पे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये वड़ा पाव पिज्जा की खुशबू है। मैं तो इस तरह के पिज्जा के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। लाओ मुझे भी टेस्ट कराओ। शेखर ने एक वड़ा पाव पिज्जा उठाकर उसे दे दिया। वड़ा पाव पिज्जा खाकर वो आदमी खुशी से उछल पड़ा। यकीन मानो, मैं पिज्जा खाने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, लेकिन इतना लजीज पिज्जा मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये वड़ा पाव पिज्जा है सर, क्या आपको पसंद आया? मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, मैं तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ जरूर करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा बेहद मशहूर होने लगा। अब शेखर ने अपना खुद का बेहद अच्छा मकान शहर में ले लिया था। शेखर ने अब MBA भी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान अपने वड़ा पाव पिज्जा की बिजनेस की ओर था। कुछ वक्त के बाद एक कंपनी का मालिक शेखर के पास आकर बोला, मेरा नाम एडवर्ड है, मैं अमेरिका में रहता हूँ। मैंने तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ बहुत सुनी है। मैं चाहता हूँ कि आज से ही तुम अपने वड़ा पाव पिज्जा की दुकान अमेरिका में खोलो। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। शेखर ने एडवर्ड के साथ पार्टनरशिप कर ली और देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा वर्ल्ड में बेहद फेमस होने लगा। कुछ वक्त बाद शेखर को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला। उस अवार्ड के मिलने की खुशी में शेखर के अम्मी अब्बू और कस्बे के मुखिया के साथ शेखर के पास पहुँचे। वैसे तो मुझे शुरू से ही यकीन था कि तुम कुछ अलग और बड़ा ही करोगे। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा मेरे बेटे कि तू इतना बड़ा आदमी बन गया। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। मुझे खुशी है कि तुमने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम भी अपनी पापा की तरह एक मजदूर ही रहते। मुझे माफ कर दो शेखर, मुझे आज समझ में आ गया है कि अगर दिमाग के साथ तालीम भी जुड़ जाए तो इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुमने न सिर्फ हमारे गांव का बल्कि इस देश का भी नाम बहुत रोशन किया है। मुझे तुम पर बहुत फख्र है। शेखर ने मुखिया और अपने अम्मी अब्बू से बोला, मेरी इस सफलता के हकदार मेरे दोस्त मोहनलाल जी है। अगर वो अपनी बेकरी से वड़ा पाव पिज्जा नहीं देते तो शायद मैं कभी इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। आज भी उन्हीं की बेकरी के बने हुए वड़ा पाव पिज्जा मेरी कंपनी में आते हैं। तो फिर तो तुम्हें उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए बेटा। आपके आने से पहले मैं उन्हीं के पास जाने की तैयारी कर रहा था। तो जाओ बेटा, अच्छे काम में देरी नहीं करना चाहिए। शेखर अपनी कार से उस बेकरी के पास जा पहुंचा। वो बेहद दिनों बाद बेकरी के पास आया था। मोहनलाल ने बेहद दिनों से शेखर से पेमेंट भी नहीं ली थी, मगर शेखर ने देखा कि उस बेकरी के पास कोई भी नहीं था। वो बेकरी बंद पड़ी हुई थी। शेखर बेहद हैरत से उस बंद बेकरी की ओर देखने लगा कि तभी एक आदमी की आवाज उसके कानों पर पड़ी। क्या देख रहे हो? मेरा नाम शेखर है। वैसे तो इस समय मोहनलाल जी बेकरी के सामने होते हैं, लेकिन पता नहीं आज उनकी बेकरी बंद है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बेकरी तो बरसों से बंद पड़ी है, और जिन मोहनलाल की तुम बात कर रहे हो वो तो बहुत सालों पहले हुआ करते थे। क्या कहना चाहते हो तुम? मोहनलाल जी 1950 के दशक में इस कंपनी के मालिक थे। आप कौन हैं?
मैं साफ सफाई करने वाला कर्मचारी हूँ। इतना कहकर उस आदमी ने एक चेक निकालकर शेखर को दे दिए। कई महीनों से मुझे ये चेक यहाँ पर पड़े हुए मिल रहे हैं। इसमें किसी शेखर नाम के आदमी की सिग्नेचर है। क्या वो तुम ही हो? हाँ, वो मैं ही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम ऐसे इंसान के नाम की चेक काट के दे रहे हो जो इस दुनिया से 70-80 साल पहले ही